तो कक्षा 11वीं के लिए गणित विषय में आज हमारा टॉपिक है सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, सम्मिश्र संख्याओं का मतलब अंग्रेजी में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। शब्द ही कॉम्प्लेक्स लिखा है उसमें। ठीक है, यानी एक प्रकार का नहीं। जैसे हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्याएं, धन पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक संख्याएं, केवल पूर्णांक संख्या भी कहते हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं आदि आदि भिन्न भिन्न प्रकार की संख्याएं हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब एक ये सम्मिश्र संख्या की आवश्यकता क्यों हुई? सबसे पहली बात तो ये है सम्मिश्र संख्या क्या होती है, ये भी अपन चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर सम्मिश्र संख्या शब्द की आवश्यकता क्यों आई। जब हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार की संख्याएं थी तो एक ये नई संख्या जो मिली हमें, इसको हमने सम्मिश्र संख्या कहा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सोचने की बात यह है, पहले हम चर्चा करते हैं प्राकृत संख्याओं की। ठीक है, हमने लिखा 1 2 3 4 आदि, इनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक, और क्या कह सकते हैं? इनको पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? इनको धन पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है ना। अब यदि हमें कोई ऐसा समीकरण मिले जिसको हल करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त हो, मान लीजिए हमें -1 -2 -3 -4 आदि आदि या शून्य प्राप्त हो जाए और फिर बाद में 1 2 3 प्राप्त होने लगे, तो ये संख्या क्या कहलाएंगी? ऋण पूर्णांक संख्या। ये शून्य हो गया, इसके आगे चलेंगे तो धन पूर्णांक। जब हम संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं तो उसको हम कहते हैं कौन सी लाइन? वास्तविक लाइन या संख्या रेखा। तो पूर्णांक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं, ऋण पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्णांक संख्याएं, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। मान लीजिए हमें A और B दो ऐसी प्राकृत संख्याएं मिली जिनमें B बराबर नहीं है 0, तो हमें इस प्रकार का समीकरण मिलेगा bx + a = 0। तो अगर हम x का मान निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? -a/b मिल जाएगा। तो इस प्रकार की संख्याएं चाहे धन में मिले चाहे माइनस में मिले, यानी प्लस में मिले चाहे माइनस में मिले, धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। याद रहे b ≠ 0। ठीक है, तो अगर हमें संख्या a/b या b/a के रूप में मिलती है, तो अंश बटे हर के रूप में मिलती है, तो हम वो कहते हैं परिमेय संख्या। हमने कहा धन पूर्णांक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं, फिर कहा हमने ऋण पूर्णांक संख्याएं, फिर कहा शून्य संख्याएं, फिर कहा हमने परिमेय संख्याएं। इसके बाद यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात एक बहुत बड़ी है जो 99.99% लोगों को पता नहीं होती। वो परिमेय संख्या पढ़ जाते हैं, कक्षा 9 में पढ़ी थी तुमने भी, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद भी पढ़ने वाले हों या पढ़ाने वाले हों, उनको ये पता नहीं होता है। वो सोचते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब a/b और b ≠ 0, तो परिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसा भी नहीं, हर पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या होती है। मान लीजिए हमने कोई वास्तविक संख्या लिखी a, हम कहें कि ये परिमेय संख्या है, तो तुम्हें हंसी आएगी, विश्वास नहीं होगा, कहोगे अभी तो बता रहे थे प्राकृत संख्याएं हैं, अब बता रहे हैं परिमेय संख्या है। तो हर प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं a/1, a/1 लिख सकते हैं नहीं, तो a/b के रूप में होगा कि नहीं। और b ≠ 0, यानी हर का मान 0 नहीं है। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है। तो अभी हमने हेडिंग डाली थी पर सम्मिश्र संख्या, और चर्चा अपन करने लगे काहे की?
प्राकृत संख्या की, धन पूर्णांक संख्या की, सम धन पूर्णांक संख्या की, ऋण पूर्णांक संख्या की, शून्य संख्या की, परमेय संख्या की, तमाम इसकी आवश्यकता है। बिना इसके कॉम्प्लेक्स नंबर समझना कठिन है। कठिन क्या, समझे नहीं जा सकता है कुल मिलाकर के। तो हमने कहा कि a बटे b के रूप में हमें संख्या मिले और b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर का मान शून्य ना हो तो वो संख्या परमेय संख्या होगी। फिर हमने कहा ध्यान देने योग्य बात क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या भी परमेय संख्या होती है, क्योंकि हम a को ले सकते हैं a बटे 1, हर का मान 0 नहीं है तो वो परमेय संख्या कहलाएगी। अब एक और बचती है, बचती तो बहुत सारी है लेकिन जितनी आवश्यकता समिश्र संख्याओं में है उनकी चर्चा करें। हमने लिखा √2, हमने लिखा 1 की घात 1/3, हमने लिखा 2 की घात 2/3, हमने लिखा 4 की घात 2/3, कुछ भी लिखा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की संख्या हम लिखते हैं जिनका मान पूर्णांक में अंश बटे हर के रूप में प्राप्त नहीं हो सकता, तो वो कहलाएंगी अपरिमेय संख्याएं। परिमेय जो ना हो वो अपरिमेय होगी। और परिमेय कौन नहीं होती, जिनका हर या तो 0 हो या फिर हर में पूर्णांक संख्या ना हो। अंश बटे हर, जैसे हम अगर 2 को हल करेंगे तो कितना आएगा 1.414 ये आता है। इसको हम ऐसा करें तो क्या, तो हम चर्चा कर रहे थे कि समिश्र संख्या की आवश्यकता क्यों हुई, क्या है, क्यों पर इसका अध्ययन करना पड़ता है, ये सारी चीजें हमें पहले चर्चा करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि बिना ये चर्चा करे थोड़ा सा समझना कठिन होता है। अब हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 10 में तो खास तौर से पढ़ा था, अभी पिछले साल ही पढ़ा है, वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण में अपन सामान्य गुणनखंड विधि से भी वर्ग समीकरण को हल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार का कोई समीकरण है x² + 4x + 2 = 0, इस तरीके का कुछ लिखा है तो पहले वर्ग समीकरण है, यानी ऐसा समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 होती है वो वर्ग समीकरण होता है। तो कक्षा 10 में पढ़ा है कि वर्ग समीकरण को हल करने के लिए या तो मध्यपद को बांट लें, यदि नहीं बनता है मध्यपद तो हम सीधे श्रीधराचार्य विधि से, श्रीधराचार्य फार्मूले से अपन हल कर लेते हैं। और उसके लिए अपने फार्मूला ये पढ़ लिया है पहले से, -b ± √b² - 4ac/2a। श्रीधराचार्य ने कहा कि भाई किसी प्रकार का वर्ग समीकरण हो, इस सूत्र का अगर उपयोग करेंगे तो हल 100% हो जाता है। और अपन ने भी मान लिया कि ठीक है हो जाता है, अपन ने भी हल किया है। जब मध्यपद बांट करके वर्ग समीकरण हल नहीं होता तो बोले सूत्र विधि से लगा दो। एक और सरल शब्द आ गया, बोले सूत्र विधि से लगा दो। तो श्रीधराचार्य का ये सूत्र है, ठीक है ना, धराचार्य फार्मूला कहलाता है। इस आधार पर हम ये जानते हैं कि किसी प्रकार का वर्ग समीकरण होता है उसको हम सूत्र से हल कर लेते हैं और कर भी लेते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि अपन ने इसके साथ ये भी पढ़ा है कि दिखाइए कि इसके मूल वास्तविक होंगे, और वास्तविक नहीं है तो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो ये काल्पनिक मूल क्या होते हैं, इसकी यदि हम जानकारी हो जाए तो समिश्र संख्या समझ में आ जाएगी। भाई वास्तविक मूल का मतलब क्या है, वास्तविक संख्या प्राप्त हो, ठीक है कि नहीं। और अगर वास्तविक संख्या प्राप्त नहीं हुई तो अपन क्या कह देते हैं, वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक नहीं है तो फिर क्या है, तो फिर वो अधिकल्पित है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी संख्या को यदि प्राकृत संख्याओं के साथ कुछ इस तरीके से लिखा जाए, अभी बताएंगे, अपन चर्चा करेंगे, तो वो होती है सम्मिश्र संख्या। लेकिन वो आती कहाँ से है, बड़ा सरल काम बता दें। जैसे मान लीजिए हमने कहा
कि x स्क्वायर बराबर 4, तो बोले कोई समस्या नहीं है, x स्क्वायर बराबर 4 है तो x बराबर √4 हो गया। ठीक है, तो बोले x का मान कितना आएगा, बोले ±2 आएगा। बिल्कुल ठीक है, सीधा सीधा हो गया। परंतु यदि ऐसा लिख दिया जाए कि x बराबर √-4, x बराबर √-4, अब क्या करेंगे, विचार करो क्या करेंगे। x बराबर √-4, क्या -4 के वर्गमूल का अस्तित्व है? क्या कोई ऐसी वास्तविक संख्या है जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर -4 प्राप्त हो जाए? जैसे -2 लें तो -2 गुणे -2 करोगे तो क्या आएगा, +4, और -2 + 2 गुणा कर नहीं सकते, क्योंकि वर्गमूल का तो मतलब ही होता है कि उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा। यानी कोई ऐसी संख्या हमें नहीं मिल सकती वास्तविक रूप में जिसका वर्ग 4 हो, सॉरी -4 हो, 4 नहीं -4। ऐसी कोई वास्तविक संख्या हमारे पास नहीं है, अभी तक ज्ञात ही नहीं है जिसका वर्ग कितना हो जाए, 4। और जब वर्ग 4 नहीं होगा, -4 वर्ग नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि √-4 का वर्गमूल अस्तित्व में नहीं है, यानी इसका वर्गमूल नहीं हो सकता। तो ऐसे वर्गमूलों को हल करने के लिए धराचार फेल हो गए, धराचार हार गए। तो एक नए वैज्ञानिक आए, नए गणितज्ञ आए, EULER, इनका हिंदी में नाम है ऑयलर। ऑयलर ने बताया कि इस तरीके की संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि ऐसी तो कोई वास्तविक संख्या नहीं है जिसका वर्ग -4 हो जाए, यानी 4 का वर्ग -4 का वर्गमूल नहीं हो सकता, अस्तित्व में नहीं है। तो ऑयलर ने चर्चा की कि हम ऐसा करेंगे, देखिए कैसा करेंगे। इस √4 को ऐसे लिख सकते हैं, -1 और गुणा 4 लिख सकते हैं नहीं। अब हम इसको अलग लिखते हैं, -1 और गुणा √4 लिख सकते हैं। तो √-1 और 4 का पूरा वर्गमूल कितना होता है, 2। ये मिला हमें। अब ये मिलने के बाद -√1 इसकी वैल्यू होती है i, ये हो गया 2i, यानी -4 का वर्गमूल कितना मिला हमें, 2i। अब ये i कहां से आया, i क्यों, ये संख्या कैसी है, अधिकल्पित, इमेजिनरी नंबर है ये, और इमेजिनरी की स्पेलिंग i से शुरू होती है। तो ऑयलर ने उस i को क्या कहा, आयोटा, IOTA। तो आयोटा का i कहें या इमेजिनरी का i कहें, उस i से उन्होंने अधिकल्पित संख्या को प्रदर्शित किया, और इस तरीके से ऐसी संख्याओं का वर्गमूल इस रूप में हमें प्राप्त होता है, जिसके साथ वास्तविक और अधिकल्पित दोनों संख्याओं का गुणा हो जाए, वो हो जाता है आपका कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या। बोले बहुत देर में आई सम्मिश्र संख्या, अभी नहीं आई, अभी तो थोड़ी सी जानकारी हुई केवल। तो ये बात क्लियर हुई कि ऋणात्मक वर्गमूल की संख्याओं का वर्गमूल अस्तित्व में नहीं है। ऐसी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अधिकल्पित संख्या की आवश्यकता पड़ती है, और इसी कारण से ऑयलर ने जो है ये हमें बताया कि √-1 का मान, या हम ये कहें कि अधिकल्पित संख्या को, इमेजिनरी संख्या को i से प्रदर्शित करते हैं, जिसको आयोटा बोलते हैं। तो लंबा चौड़ा आयोटा ना लिखना पड़े, इसके लिए अपन उसको i लिख देते हैं। अब एक बात और क्या है, अपन गणित लगाते रहते हैं, सारे विषय पढ़ते रहते हैं, और पढ़ने के बाद भी बहुत बड़ी ऐसी गलतियां करते हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। जैसे देखें, हमने कहा कि √a गुणा √a
बराबर अंडर रूट ए बी। कौन सी समस्या है इसमें? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही लिखा है। और हमने कहा अंडर रूट माइनस ए गुणा अंडर रूट माइनस बी। तो स्टूडेंट बोलेगा ये इसमें क्या दिक्कत है, ये तो और भी सरल है। बोले कैसे? बोले ऐसे, अंडर रूट के भीतर माइनस ए गुणा माइनस बी। तो बोले अब क्या करना है? बोले कुछ नहीं, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और ए का गुणा बी में करेंगे तो ए भी आ जाएगा। कौन सी समस्या है? ठीक है ना? ठीक नहीं है, ये गलत है। अंडर रूट के भीतर माइनस ए माइनस बी का गुणा किया तो बोले माइनस माइनस प्लस अंडर रूट ए बी। तो फिर बताइए इन दोनों में तो कोई अंतर कहलाए नहीं। अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट बी करो तो ये भी आ जाएगा, माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का गुणा करो तो भी ये भी आ जाएगा। इसका मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं है। चलो बहुत बड़ी बात नहीं, संख्या ले लेते हैं। -2 गुणे अंडर रूट -3। बोले इसमें कौन सी चौक है, कौन सी कठिनाई है? बोले कुछ नहीं, अंडर रूट के भीतर लिखा -2 गुणे -3। बोले माइनस माइनस का गुणा प्लस, और 2 3 क्या हो गया 6। बोले बिल्कुल सही है, नहीं है, ये भी गलत है। अब क्या करेंगे? क्या हो इनका? क्या कभी ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि अंडर रूट के भीतर माइनस की संख्याओं का गुणा करना पड़े? जब गलत है तो हम करेंगे क्या? भाई माइनस माइनस का गुणा तो अपन प्लस पढ़े हैं ना, पढ़े कि नहीं पढ़े? और माइनस प्लस का गुणा माइनस पढ़े हैं, प्लस प्लस का गुणा प्लस पढ़े हैं। कहने का मतलब ये है कि समान चिन्हों का गुणा बोले क्या होता है प्लस, और भिन्न चिन्हों या समान चिन्हों का गुणा क्या होता है बोले माइनस। तो बोले कहाँ समस्या, गलती कहाँ है? तो गलती है वही हमने नहीं बताया, अंडर रूट के भीतर माइनस की संख्या जो होती है उसका वर्गमूल नहीं होता, वो अस्तित्व में नहीं रहता। इसलिए ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो सही क्या है? बोले सही है, बताते हैं क्या है, देख लेते हैं सही क्या है। इसको हल करना है, सही रूप से हल करते हैं। इसको ऐसे देखें, अंडर रूट के भीतर लिखना है तो पहले -1 लिख दें और फिर ए लिख दें। ए गुणे -1 करेंगे तो -a आएगा, गुणा अंडर रूट के भीतर इसे लिखना है तो -1 इंटू बी लिखें। कोई समस्या नहीं। आगे बढ़े, इसको लिखें -1 और इसको लिखें अंडर रूट ए, गुणा फिर -1 और फिर अंडर रूट बी। कोई समस्या नहीं। अंडर रूट ए अंडर रूट बी का गुणा कभी हमने बताया क्या हो गया ए बी, ठीक है ना। अब गुणा ये बचे अपने पास, ये बचा अंडर रूट -1 और गुणे अंडर रूट -1। तो बोले क्या करें? बोले अंडर रूट -1 का तो क्या होता है? बोले आई होता है, तो फिर आई का आई करेंगे तो आई स्क्वायर होगा। ऐसा भी नहीं, देखो ए बी गुणे, इसको कैसे लिखें? ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ठीक है। जब ऐसे लिखेंगे तो ए बी हो गया। ये वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? -1 बचा क्या बचा? तो ये क्या आ गया -a। अब अपन सोचेंगे कि ससुर दोनों में माइनस लगा था और अपन ने गुणा किया और एक ही माइनस बचा। तो अधिकतम संख्या जहाँ पे होती है, इमेजिनरी नंबर जहाँ पे होता है, उनका गुणन इसी तरीके से किया जाता है, चाहे वो 1 2 3 4 5 के रूप में लिखा हो और चाहे एक ही के रूप में लिखा हो, हर रूप में इसी प्रकार का काम अपन को करना है। अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज लेते हैं। एक्सरसाइज लेने के पहले हम मिटा लें, एक दो एक्सरसाइज यहाँ लिख लें, इसके बाद फिर हल करते हैं, ठीक है। अब हमने अभी भी बताया था कि अंडर रूट -1 बराबर आई या आयोटा, ठीक है। तो आई की घात 1 बराबर ही आयोटा हुआ। अब आई की घात 2 बराबर क्या हुआ? -1। अब कैसे आया? आई की घात 2 लिखेंगे तो आई इंटू आई लिखेंगे
तो आई इंटू आई को क्या लिखेंगे, अंडर रूट माइनस वन, अंडर रूट माइनस वन लिखेंगे कि नहीं? तो अंडर रूट माइनस वन, अंडर रूट माइनस वन यानी माइनस वन, ठीक है कि नहीं? आई की घात 3 हमने लिखा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस 1 और आई की वैल्यू कितनी है अंडर रूट माइनस 1 यानी माइनस 1 गुणा आई बराबर माइनस आई आएगा। आई की घात 4 2 2 4 घातें हो गई, आई स्क्वायर का मान माइनस 1 फिर आई स्क्वायर का मान माइनस 1 बराबर 1। जब हम आई की घात 5 लेंगे तो फिर यही आ जाएगा, आई की घात 6 लेंगे तो ये आ जाएगा, आई की घात 7 लेंगे तो ये आ जाएगा, आई की घात 8 लेंगे तो फिर ये आ जाएगा। यानी हर 4 के बाद हर चौथी संख्या में क्या आएगा 1। यदि आपकी संख्या 4 के गुणज में है तो उसका मान फिर 1 ही आएगा कुल मिला के। जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, तो आई की घात में अगर 4 का गुणज पूरा पूरा भाग जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। इस तरीके से अब हम कुछ प्रॉब्लम्स छोटी फिर कुछ बड़ी प्रॉब्लम हल करते हैं, ठीक है? ये हमारा मूल सिद्धांत है, ये 4 लाइनें हमें बिल्कुल अच्छी तरह से पता रहें तो इसके बाद हम कोई भी मान आयोटा का निकाल सकते हैं। मान लो हमने लिखा आई की घात 9, एक सवाल हो गया हमारा। दूसरा है हमारा आई की घात 10, तीसरा है हमारा आई की घात 12। इस तरीके से हमने 3 छोटे छोटे सवाल लिखे, लगा लेते हैं। आई की घात 9 को हल करना है तो अब यहाँ आई की घात 9 एकदम से मिलेगा नहीं, हल करते करते पहुंचेंगे तो कुछ नहीं करना है हमको। 9 में 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, क्या बार गया 2 बार, ऐसे भागेंगे कि देख लेंगे। 4 का भाग में 4 दूनी 8, शेष कितना बचा 1। तो क्या लिखा जाएगा इसको लिखा जाएगा आई की घात 4 गुणे 2 प्लस 1। भाजक भाज्य का गुणा कर दिया और जो शेष में बचा उसको प्लस में लिख दिया। ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, सॉरी भाजक, ये भाज्य, ये भजनफल और ये शेष। तो भाजक और भजनफल को हम गुणा में लिखेंगे और शेष को लिख देंगे प्लस में। आगे बढ़े, इसको कैसे लिखें? आई की घात 4 की घात 2, 4 दूनी 8 तो होगा, 4 दूनी 8 होगा, ऐसे लिखते हैं ना। और ये चूंकि प्लस में है तो प्लस में कब लिखते हैं घात? जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो हम इसको लिख देंगे आई की घात 1। अब हमारे पास पता है आई की घात 4 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर हो गया, गुणे आई की घात 1 का मान कितना है आई है, यानी कुल मिला के हमें क्या मिल गया आई। मिला आई के ना मिला? दूसरा देखिए 10 में दिए तो 4 का भाग में तो 4 दूनी 8, शेष बचेंगे 2। तो इसको कैसे लिखेंगे? आई की घात 4 गुणे 2 प्लस 2। भाजक भजनफल का गुणा प्लस में शेष, तो ये क्या लिखेंगे 4 घात 2 और आई की घात 2, ठीक है? ये इसका मान कितना है हमारा? आई की घात 4 का मान 1 लिख दिया, ये घात 2 हो गई। और आई स्क्वायर का मान हमें पता है कितना है -1, तो ये सब मिला के क्या आ जाएगा -1। ऐसे हम 12 कर लेंगे, 4 की 12 होता सीधे सीधे है, तो 4 ये 3, आई की घात 4 का मान 1 घात 3 बराबर आ गया 1। तो ये छोटी घातों की संख्या को हमने इस तरीके से धीरे धीरे हल कर लिया है, ठीक है? अब बड़ी घात की संख्या है, मान लीजिए कोई बड़ी घात लेते हैं, बंद कर। अब मान लो हमने लिखा आई की घात 381, इसको हल करना है। आई की घात 381 हमने बताया कुछ नहीं करेंगे, इस घात को 4 से भाग दे देंगे।
जो अपन भाग देते हैं सामान्य वही भाग देना है। तो 381 और भागे क्या दिया हमने 4, तो 4 नाम 36, कितने बचे 2, उतारा हमने 1, 4 पंचे 20, कितना बचा 1। तो भाजक और भजनफल का गुणा और प्लस में लिख देंगे 1, तो क्या आएगा आई की घात। भाजक कितना है 4 और भजनफल कितना है 95 और प्लस में घात कितनी लिखेंगे 1। भाजक गुणे भजनफल प्लस शेष, तो आई की घात 4 को ऐसे लिखें और ये 95 के ऊपर हो गया। भाई गुणा में घातें कब होती है इस तरीके का हो, n की घात a की घात n गुणे n होता ना, तो n गुणे n को हमने a की घात n इंटू n लिख दिया, घात n लिख दिया। और प्लस 1 है मतलब आधार समान होंगे तो घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, हमने i की घात 1 लिख दिया। अब i की घात 4 का मान हमारा कितना होता है 1, 95 हो गया, ठीक है। और गुणा i की घात i का मान हमारा i ही होता है, माइनस वाले रूप में होता है, हमारे लिए आ गया i। 381 का मान कितना आ गया i। कितनी भी बड़ी घात हो आयोटा पर हमें 4 का भाग देना है, और जितना आ जाए तो भाजक गुणे भजनफल प्लस शेष, ये घात में लिख करके थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, वो 4 लाने का, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसके बाद और